अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज माज खोजा, फाउंडर ऑफ askmaz.com। डियर व्यूअर्स, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लॉज नंबर 7 और सपोर्ट ऑफ ISO 14001 2005-15 वर्जन EMS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो क्लॉज नंबर 7 है सपोर्ट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 सब क्लॉजेज हैं। 7.1 जो है वो रिसोर्सेज से रिलेटेड है, 7.2 कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है, 7.3 अवेयरनेस से रिलेटेड है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी आ जाएगी। 7.4 जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है एंड 7.5 जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अच्छा, ये 7.1, 2, 3 ये तो सिंगल क्लॉज है इनके, लेकिन जो 7.4 और 5 है ये आगे फर्दर सब क्लॉजेज में डिवाइडेड है। 7.4 की 3 सब क्लॉजेज हैं। 7.4.1 जनरल है, फिर इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। इसी तरह 7.5 जो है ये भी 3 सब क्लॉजेज में डिवाइडेड है। इसमें एक जनरल है, एक क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग है, एंड कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो ये थे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हर क्लॉज को सेपरेटली। 7.1 रिसोर्सेज। 7.1 में क्या फरमाता है ये स्टैंडर्ड, the organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of environmental management system। यानी आपने तमाम सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, whether they are human resources, financial resources, infrastructure related or any other thing। या टीम्स आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको बजट रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियली हो गया, ये आपने रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है किस पर, और उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड भी करने हैं रिसोर्सेज, सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। अच्छा, जो रिसोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EMS में रिक्वायर्ड है, EMS को बनाने में रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं कि वो रिसोर्सेज इंप्लीमेंटेशन में भी हो। इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, मुख्तलिफ टीम्स होगी, कुछ टीम्स SOP बनाने में होंगी, कुछ टीम्स वो इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होंगी। इस तरह कुछ टीम्स जो होंगी उसको चेक एंड बैलेंस, मेंटेनेंस में, ऑडिटिंग वगैरह में इन्वॉल्व होगी, कुछ जो इंप्रूवमेंट की पॉइंट यूज होगी। तो आपके रिसोर्सेज भी हो सकता है उनमें भी वेरिएशंस आए, चेंज होते रहे एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सिंपल 7.1। 7.2 कॉम्पिटेंसी। 7.2 कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस में क्या फरमाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ए determine the necessary competence of person doing work under its control that affect its environmental performance and its ability to fulfill its compliance obligation। यानी तमाम लोग जो डायरेक्टली अंडर ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों, उसको अपने उनकी कॉम्पिटेंस लेवल आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजर लेवल पे जो लोग बंदा काम करेगा उसकी कॉम्पिटेंस लेवल कौन चाहिए। कॉम्पिटेंसी में उन्होंने क्या कहा था कि उसका नॉलेज आ जाता है, उसके स्किल्स आ जाते हैं, उसका एजुकेशन लेवल आ जाता है, उसका ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस लेवल आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करना है। मैनेजर से ऊपर कौन सा होगा, उसकी क्या कॉम्पिटेंस लेवल होना चाहिए, मैनेजर से नीचे क्या होगा, एनवायरमेंटल लैब्स को जो ऑपरेट करूँगा क्या होगा, एनवायरमेंटल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेटर्स हैं, उनका क्या कॉम्पिटेंस लेवल होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, उनको फिर एज इट इज इम्प्लीमेंट भी करना है। Ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training and experience। Education, training, experience, ये तीनों चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है, इनको मीट करना है। Determine training needs associated with its environmental aspect and environmental management system। और इनको फर्दर कौन कौन सी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, और यानी एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस TNA जो आमतौर पर होता है वो EMS के रिलेटेड आपने करना होगा। Where applicable, take actions to require the necessary competence and evaluate the effectiveness of the actions taken। जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करें कि यार यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्शन की, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या आउटसोर्स ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसने आपने उनको ट्रेनिंग भी करवानी है और फिर उस ट्रेनिंग की वैल्यूएशन भी करनी है। जो चीज़ सीख कर आया था वो क्या चीज़ हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी हर चीज़ की एक फाइल बनानी है, आपने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रखना है। डॉक्यूमेंटेड किसी किस्म का भी हो सकता है, जो हम बार बार डिस्कस करते रहे, खैर हम 7.5 में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको हर चीज़ का ना रिट्रीवेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट आपने बना कर रखना है जो एज अ एविडेंस होगा कि आपने काम किए थे। तो ये थी 7.2। 7.3 अवेयरनेस। अवेयरनेस में है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट पर्सन्स डूइंग वर्क अंडर द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल अवेयर ऑफ। जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कंट्रोल काम कर रहे हैं, कंट्रैक्टर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, डेली वेजर्स भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, सीजनल भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ भी हो सकते हैं, लेबर वर्कर हो सकते हैं, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, थर्ड पार्टी, व्हाटसोएवर, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं, किस चीज़ का उनको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉलिसी नंबर 1, द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड रिलेटेड एक्चुअल और पोटेंशियल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद
इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद देयर वर्क, जो भी इन्वायरमेंट, वो जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स कौन से उनके और उनके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, देयर कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस, और वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेक ईएमएस इफेक्टिव एट देयर वर्कप्लेस, the implications of not conforming with environmental management system and requirement including not fulfilling the organizational obligation, और अगर वो environmental management system जो आपका EMS है उसकी compliance नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है और उनको किस हद तक क्या जुर्माना किया जा सकता है। तो ये चीज़ ना बाज़ का ऑडिटर्स जो होते हैं जब आते हैं ना थर्ड पार्टी ऑडिटर, जहाँ पे वो जो सर्टिफिकेशन के लिए IUC की आती हैं ऑडिटर्स, वो लोगों को ना कोने में लेके जाके पूछते हैं हाँ भाई हमें कौन कौन से इन्वायरमेंट के नुकसान हो रहे हैं। अगर तो वर्कर को पता तो कहते हैं हाँ वेरी गुड, बड़ा अच्छा अवेयरनेस है, तो उनका बाज़ ऑडिटर्स का ये स्किल लेवल होता है। तो ये थी 7.3। 7.4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आगे से 3 क्लॉजेस है, 7.4.1 जनरल, 7.4.2 इंटरनल कम्युनिकेशन, 7.4.3 एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो जनरल में फरमाते हैं 7.4.1 के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, 3 चीज़ें पक्की हैं यार हर जगह पे, दो प्रोसेसेस एसओपीज बनाने हैं नीडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेलेवेंट टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है वेदर इंटरनल एक्सटर्नल, उसके रिलेटेड हमें एसओपीज बना लेनी है और उसमें क्या कुछ हो, ऑन व्हाट इट विल कम्युनिकेट, किस चीज़ पे वो कम्युनिकेशन करेंगे, ईमेल हो सकती है, पेपर हो सकती है, और व्हाट्सएप हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं, वॉइस मैसेज हो सकते हैं। व्हेन टू कम्युनिकेट, कब कब कम्युनिकेट किया जाएगा, कब कब आपको वार्निंग लेटर मिलेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, विद होम टू कम्युनिकेट, किससे कम्युनिकेट किया जाएगा। ये मैनेजर जो है अगर उसने इन्वायरमेंट की यानी ईएमएस की नॉन कंप्लायंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में नोट की है, ये एचएससी मैनेजर है, तो वो किसको कम्युनिकेट करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को करेगा कि लो लेवल पे करेगा, वर्कर को करेगा, किसको करेगा, और कौन उस कम्युनिकेशन यानी उस कार्ड को या फिर उस एनसी को रिसीव करेगा। हाउ टू कम्युनिकेट, और कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। व्हेन एस्टैब्लिशिंग इट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक इनटू अकाउंट इट्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, वो यार सारी बात बार रिपीट हो रही है। इंश्योर दैट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट्स consistent with information granted within generated within the environmental management system and reliable, ठीक है। जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, जो भी आप अपना डाटा शेयर करें, वो वो जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और उस पर लोग अमल भी कर सकें। तो ये थी 7.4.1। 7.4.2 में जनाब फरमाते हैं इंटरनली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू environmental management system among, अच्छा ये इंटरनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। whenever there is any change in EMS or any other scope, जो भी चेंज होगा एसओपीज में, प्रोसेसेस में, न्यू मशीनरी इक्विपमेंट आ रही है, आपका विजन वगैरह चेंज हो गया, तो आपने कम्युनिकेट करके सारा को बता देना है। एक मेमोरेंडम ऑफ पता नहीं क्या होता है, इंटरनल मेमो जनरेट हो जाता है, नोटिस बोर्ड्स पे लगते ही सारा आपने करना होगा। 7.4.3 जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में फरमाते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ऐसे कौन कौन सी आ जाती हैं, खासकर वो होती हैं जो आपके इन्वायरमेंटल एनओसी जो ईपीए से मिला उसके अंदर मेंशन होता है कि आपने क्वार्टरली बेसिस या बाई एनुअल बेसिस या एनुअल बेसिस के ऊपर अपने एनईक्यूज की कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये कंप्लायंस रिपोर्ट कौन सबमिट कराएगा, किसको सबमिट कराएगा, उसको रिसीव किससे करेगा, ये लेटर हेड पे जाएगा, इन्फॉर्मेशन ईमेल जाएगी, थ्रू हार्ड कॉपी जाएगी, ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो ये थी 7.4.3 मैंने आपको लंबे बता दिया, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 7.4 कम्युनिकेशन की क्लॉज ये कंप्लीट हुई। 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इसकी 7.5.1 जनरल, 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग यानी डॉक्यूमेंट कैसे बनाना, उसको अपडेट कैसे करना, और 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, वही कंट्रोल कॉपी, अनकंट्रोल कॉपी, ऑब्सोलीट एंड फला कैसे स्टैम्प्स लगानी है, सारे कुछ होता है। So 7.5.1 जो जनरल है, द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम शैल इंक्लूड, ईएमएस में कौन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दिस इंटरनेशनल लॉ। भी गल नहीं मुका दी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है बड़ी अजीबो गरीब सी कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए जो ISO 14001 के अंदर मेंशन है। लो भी गल नहीं मुका दी, उन्होंने कहा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जिसकी अंडरस्टैंडिंग डिटेल में है वो ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लो है तो वो कम बना लेगा। ये अब आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ये आपको ऑडिटर बताएगा। जब वो ऑडिट करने आएगा ना कहेगा भाई ये क्या स्टैंडर्ड, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं आपको, यार हमें तो समझ नहीं आई थी, या तो स्टैंडर्ड बताया कुछ नहीं है, उन्होंने कहा जो कुछ स्टैंडर्ड में मेंशन है बता दो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग नेसेसरी, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी कि
ये हमारे लिए ज़रूरी है फॉर इफेक्टिव EMS, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझती है वो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अगेन आप तो अपने तौर पर डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे कि हमारी नज़र में ये ज़रूरी है, लेकिन जब ऑडिटर आएगा ना वो फिर आपका दिया पांचा करेगा, भाई कितने इस तरह नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ SOPs, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, क्वांटम ऑफ वर्क, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, सारी जगह पे डिफरेंट होते हैं। तो एक ही अगर डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट करके मुख्य ऑर्गेनाइजेशन में छाप दिया जाए ना तो ये भी आपके लिए यार बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है ड्यूरिंग ऑडिट्स। 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, इसमें फरमाते हैं द व्हेन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर अप्रोप्रिएट। अच्छा, हर डॉक्यूमेंट पे उसका आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिसमें टाइटल, डेट, ऑथर, रेफरेंस नंबर, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यू बाय, अप्रूव्ड बाय, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो रेफरेंस नंबर है ना वो हर डॉक्यूमेंट का डिफरेंट होना चाहिए, ये मिक्स अप नहीं होना चाहिए, इसी से फिर वो आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर्मेट्स, कौन सा फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, लैंग्वेज कौन सी होगी, सॉफ्टवेयर कैसा होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फॉन्ट आप मेंशन कर दें जो दोबारा किसी जगह मिले नहीं, और इसलिए इसको थोड़ा जनरल बनाना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो उतना ज़्यादा टाइट हो जाता है। डॉक्यूमेंट मास्टर कंट्रोल लिस्ट आप बनाते हैं, उससे आप अगेंस्ट आप चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट पेपर पे बने, हार्ड कॉपी पे हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सुटेबिलिटी एडवोकेसी, और इसको रिव्यू कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा, और कब कब रिव्यू करना रिक्वायर्ड है। एनुअली रिव्यू करने डॉक्यूमेंट्स को, या 3 साल बाद आप रिव्यू करके अपडेट करेंगे, या फिर आप मेंशन कर दें कि मैंने चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन तो हम तब रिव्यू करेंगे। तो अगर ये ना हो 10 साल चेंज ही ना है तो रिव्यू ना करें, ऐसा नहीं यार, फिर भी आपने 1-2 साल के अंदर रिव्यू लाजमी करना डॉक्यूमेंट्स को। तो ये थी 7.5.2। 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें फरमाता है ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द EMS एंड बाय दिस स्टैंडर्ड शैल बी कंट्रोल्ड टू इंश्योर। किन चीज़ों को इंश्योर करना है? इट इज़ अवेलेबल एंड सूटेबल फॉर यूज वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये सूटेबल है फॉर इस्तेमाल करने के काबिल भी है, इस इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी है, EMS के पॉलिसी के है, एडवोकेटली प्रोटेक्टेड है, ये सारा आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही हो तो ये सारी चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको एक्सेस करना है, वो ना हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का एक प्रोसीजर बना देते हैं। उसमें फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है, फिर कस्टोडियन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट हम आइडेंटिफाई करता है कि इस डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन ये है, तो इसकी इजाजत के बगैर डॉक्यूमेंट छेड़ा ना जाए, इसकी मर्जी के मुताबिक अपडेट होगा। स्टोरेज कहाँ पे होगा, प्रिजर्व करेगा, रिटेंशन टाइम क्या होगा, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 महीना, 6 महीने। वर्क परमिट्स का जैसे 3 महीने या 6 महीने रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट का 3 साल रखा जाता है, कुछ का 5 साल तक रखा जाता है, ये आपने मेंशन करना है। और डिस्पोजल का क्या तरीकेकार होगा, ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से डिस्पोज करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और सिर्फ बॉडी को ना दे दें, उनको श्रेडिंग करनी है डिस्पोजल, कि उनको बर्न करना है, व्हाटसोएवर। बर्न तो नहीं कर सकते यार, EMS एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, बर्निंग इज नॉट अलाउड, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू बी नेसेसरी फॉर, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट्स हमको कैसे डिस्पोज करेंगे, स्टोर कौन करेगा, उनको कस्टोडियन कौन होगा, रखवाली कौन करेगा, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो भाई ये थी क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट। तो यहाँ पे ये आके क्लॉज बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट